हे गाइस, आप लोग का लाइट नॉवल के एक्सप्लेनेशन वीडियो में वापस से स्वागत है। आई नो यार, काफी टाइम हो गया एंड कोई भी नई वीडियो नहीं आई है। अप्रोक्स 8 दिन हो रहे हैं मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है, बट मैं क्या कर सकता हूँ भाई, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं एंड वो देना इंपॉर्टेंट है। वेल, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने यहाँ पे लाइट नॉवल एक्सप्लेनेशन साइड बढ़ते हैं, क्योंकि आज के एपिसोड में ग्लेंडा को मालूम पड़ने वाला है कि रिमरू कितना ज्यादा पावरफुल है। वेल, इससे पहले कि आगे बढ़े मैं तुम लोग को एक फ्लैशबैक दे देता हूँ। लास्ट एपिसोड में रेफेल ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके ये पता लगा लिया था कि ये सबके पीछे मैरियाबेल है, और मैरियाबेल का नाम सुन के यहाँ पे हिनाता काफी शॉक हो गई थी। वेल, अब वहीं से स्टोरी कंटिन्यू होती है और हम लोग यहाँ पे हिनाता को देखते हैं। तो हम लोग को बता रहा था कि भाई उसको तो लगा था हिनाता काफी ज्यादा गुस्सा करेगी, लेकिन हिनाता तो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पे जो यहाँ पे ग्लेंडा थी ना, वो भी काफी शॉक हो चुकी है और उसके तो पसीने छूट रहे हैं। हिनाता बोलती है, एक सेकंड, क्या तुमने रोजो फैमिली कहा और क्या तुमने मैरियाबेल रोजो कहा? रेमरो घबराते हुए हाँ कहता है, और हिनाता वो हाँ सुनते ही ना उसके दिमाग में जैसे सारी जितनी भी मिस्ट्रीज थी ना, वो सारी सॉल्व हो जाती हैं। एक्चुअली में हिनाता बताती है कि ये जो रोजो फैमिली है ना, ये काफी एंशिएंट फैमिली है और इसका जो मेन लीडर था वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड बेल है। अब ग्रैंड बेल जो है ना, वो तुम लोग जानते हो कौन है, वो और कोई नहीं बल्कि मैरियाबेल का यहाँ पे ग्रैंड फादर है। फिलहाल अब हिनाता बताती कि स्टार्टिंग के फेज में गॉडेस लुमिनस अपने अंदर 7 मोस्ट पावरफुल लुमिनस को रखती थी। अब ये 7 बहुत ही पावरफुल लोग थे जो कि लुमिनस के लिए काम करते थे, और यहाँ पे मसीह की बात तो ये है कि उनमें से एक बंदा जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड बेल था, वो यहाँ पे उन सबका लीडर हुआ करता था। उसको लोग यहाँ पे सन सेज के नाम से जानते थे। तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे सूरज की पावर वाला सन सेज। यार, यहाँ पे सन का नाम सुनते मुझे डिमन स्लेयर याद आ गया। फिलहाल टॉपिक से भटकते नहीं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हिनाता बोलती है कि लोग उसको यहाँ पे गॉड के समान मानते थे। इनफैक्ट लोग तो उसको हीरो भी कहते थे, क्योंकि वो सबकी काफी मदद करता था। लेकिन आगे चलने के बाद वो काफी क्रूल हो गया और काफी गलत चीजें करने लग गया, जिसके बाद नेकलेस ने यहाँ पे ग्रैंड बेल को यहाँ पे काफी अंडर तक में कह सकते हो तुम लोगों ने कैद कर दिया। हिनाता बोलती है कि उसको लग रहा था कि ग्रैंड बेल मर चुका है, लेकिन शायद से ग्रैंड बेल कहीं ना कहीं छुप के अपनी ये सीक्रेट सोसाइटी चला रहा है। फिलहाल हिनाता की बात सुन के रिमरू यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में पहुंचता है। वो सोचता है शायद से जो मास्टरमाइंड है वो ग्रैंड बेल ही है, और वही वो इंसान है जिसने मैरियाबेल को भी यहाँ पे मैनिपुलेट करा है एंड सब लोगों को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। लेकिन बात तो कुछ और ही होती है, जैसा तुम लोग जानते हो, क्योंकि असली मैनिपुलेशन का काम तो मैरियाबेल का होता है। फिलहाल कहानी में ट्विस्ट आता है और ग्लेंडा कहती है, यार मैंने तुम लोगों को एक भी चीज नहीं बताई है, उसके बाद भी तुम लोगों ने ये सब कैसे पता लगा लिया? और ये सुन के रिमरू साफ साफ आंसर देता है कि तुम शायद से उसके सामने खड़ी हो जिसके सामने तुम्हें ये सब बोलना नहीं चाहिए, और वो और कोई नहीं बल्कि रेफेल है। रिमरू मन ही मन में कहता है कि रेफेल के सामने शायद ही कोई बंदा कोई चीज को छुपा भी पाएगा, क्योंकि रेफेल तो सच में काफी इंटेलिजेंट है। वेल, अब क्योंकि सारे यहाँ पे राज निकल चुके थे और ग्लेंडा का कोई भी काम नहीं बचा था, इसलिए ग्लेंडा मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको ये लोग मार देंगे एंड उसका काम यहीं पे खल्लास हो जाएगा। लेकिन रिमरू यहाँ पे ग्लेंडा को देखता है और उसको ग्लेंडा के ऊपर ना दया आ जाती है। सेम टाइम पे ग्लेंडा के ऊपर यहाँ पे हिनाता को भी दया आ जाती है, और रिमरू यहाँ पे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ग्लेंडा से पूछ ही लेता है कि क्या सच में मैरियाबेल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो तुम लोग को मैनिपुलेट करके अपने हाथों पे नचा रही है? जिसपे यहाँ पे ग्लेंडा थोड़ा शॉकिंग जवाब देती है। वो जवाब सुन के तो काफी लोग हैरान भी हो जाते हैं। ग्लेंडा बताते हैं कि एक्चुअली में ये सब मैरियाबेल नहीं कर रही है, बल्कि ये सब वो लोग कर रहे हैं जिसने यहाँ पे ग्लेंडा को यहाँ पे समन करा था। ग्लेंडा बताते हैं कि जिस इंसान ने उनको यहाँ पे समन करा है, वो इंसान इन सब के सोल को क्रश कर सकता है। इसका मतलब वो लोग डायरेक्टली ही मर जाएंगे और कभी भी इन फ्यूचर कहीं पे भी रीइंकार्नेट नहीं हो पाएंगे। ग्लेंडा बोलती है कि वो उसी के डर से उन सारी बातों को मानती हुई आई है और उनके लिए इसीलिए वो काम भी करती थी। उसको गॉडेस लुमिनस के ऊपर बहुत ही भरोसा था, लेकिन कभी भी वो अपनी मर्जी की कोई चीज कर ही नहीं पाई, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा उसको ब्लैकमेल करा कि अगर ये उनकी बात नहीं मानेगी तो वो लोग इसको मार देंगे। अब ये सब सुनने के बाद तो रिमरू और यहाँ पे हिनाता को ग्लेंडा के ऊपर और भी दया आने लग जाती है, क्योंकि एट लास्ट ग्लेंडा ने ये सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे के कहने या फिर दूसरे के फोर्स करने पे करा है। अब रिमरू सोचता है कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं ग्लेंडा की ये जो कर्ज है, ये जो उसके पास श्राप लग रखा है, उसको मैं हटा देता। लेकिन उसी टाइम मैजिकली रेफेल कहती है, अगर आपको उसके ऊपर से कर्ज हटाना है तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ आदेश दीजिए, क्या आप उसके ऊपर से कर्ज हटाना चाहते हैं? और रिमरू कहता है, क्या सच में? हाँ बिल्कुल। और ये लो भाई, ग्लेंडा के ऊपर का कर्ज यहाँ पे डिसमेंटल हो जाता है या फिर कहो गायब हो जाता है। रिमरू बताता है ग्लेंडा से कि वो फ्री है और वो कुछ भी कर सकती है। ग्लेंडा रिमरू से पूछती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, और रिमरू बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा जो कर्ज था वो हमेशा के लिए गायब कर दिया है। ये सुनकर ग्लेंडा बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये पॉसिबल कैसे है? लेकिन रिमरू बोलता है कि ये पॉसिबल है एंड ये हो चुका है। अब तुम फ्रीली कहीं पे भी जा सकती हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। ये सब सुनकर ग्लेंडा यहाँ पे रिमरू से बोलती है, क्या तुम मुझे सच में जाने दे रहे हो? जिसपे रिमरू बोलता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुमने अपनी मर्जी
से नहीं बल्कि किसी के प्रेशर में आके करा है। एट लास्ट तुम्हारे ऊपर तुम्हारी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो थी, अगर तुम कुछ भी गलत करती तो तुम हमेशा के लिए मारी जा सकती थी। इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता हूँ और तुम जाके अपनी लाइफ इजिली जी सकती हो। लेकिन तभी हिनाता कहती है कि अब क्योंकि यहाँ पे ग्लेंडा ने गॉडेस लूमिनस को हमेशा के लिए ठुकरा दिया है, तो कभी भी जो होली अंपायर है ग्लेंडा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे कंट्रीज हैं, जितने भी नेशंस हैं, वो भी ग्लेंडा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ग्लेंडा को एज अ थ्रेट देखते हैं। वेल अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। रिमरो यहाँ पे ग्लेंडा से कह देता है कि वो यहाँ पे ज़ूरा टेम्पेस्ट में रह सकती है तब तक जब तक वो किसी को भी कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती। ये सुनकर ग्लेंडा को विश्वास नहीं होता कि रिमरो ऐसा कैसे कर सकता है। एट लास्ट ग्लेंडा ने तो रिमरो को फंसाने की ट्राई करी थी और वो तो एनिमीज के साइड से है यार। लेकिन तभी रिमरो कहता है कि फिक्र मत करो। इसके अगले सीन में बेनीमारू और सोई ये बात कहते हैं कि अगर ग्लेंडा ज़ूरा टेम्पेस्ट में फ्रीली मूव भी करेगी तब भी वो इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। इसका मतलब अगर ग्लेंडा कुछ भी ट्राई भी करती है तो इजिली उसको यहाँ पे बेनीमारू और सोई पकड़ सकते हैं। ग्लेंडा को सीधा सीधा यार इन लोगों ने तो ऐसा दिखा दिया कि ग्लेंडा के पास कोई पावर ही नहीं है। वेल अब ग्लेंडा ये सब सुनने बाद काफी ज्यादा यहाँ पे इमोशनल हो जाती है और वो रिमरो से कहती है प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने अंदर हायर कर ले। मैं आपके लिए कोई भी काम कर सकती हूँ, भले वो कितना भी ज्यादा बुरा हो या फिर यहाँ पे कितना भी ज्यादा यहाँ पे घिरा हुआ काम हो। ये सब सुनकर रिमरो बोलता है ग्लेंडा ये क्या कह रही है। एट लास्ट में ग्लेंडा को यहाँ पे हायर कैसे कर सकता हूँ, वो यहाँ पे होली एम्पायर के लिए काम करती थी, उसको यहाँ पे इतनी ज्यादा पेमेंट मिलती रही होगी जो कि मैं उसको यहाँ पे नहीं दे सकता। इनफैक्ट मेरी पॉकेट मनी भी अभी बढ़ी है यार, मेरे पास पैसे नहीं है उसको देने के लिए। और रिमरो बिना घबराए ग्लेंडा के साफ साफ बता देता है कि उसके पास ज्यादा यहाँ पे पैसे है ही नहीं ग्लेंडा को पेमेंट करने के लिए। लेकिन ग्लेंडा कहती है कि उसकी कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है क्योंकि यार जब वो यहाँ पे होली एम्पायर के लिए काम भी कर रही थी ना तब भी उसको पेमेंट नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट ट्रुथ तो ये है कि जितने भी होली एम्पायर के बंदे हैं उनको पेमेंट ही नहीं मिलती है। हिनाता यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि उन लोगों का मानना है कि हर ह्यूमन इक्वल होता है और उसको यहाँ पे इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इसलिए यार यहाँ पे उन लोगों को कोई भी ज्यादा पेमेंट नहीं मिलती थी एंड वो लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह ही रहते थे। बस वो लोग पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे की मदद कर देते थे या फिर दूसरे लोग उनको अपने आप से ही पैसे दे देते थे या फिर उनको यहाँ पे प्रेफर ट्रीटमेंट देते थे। एट लास्ट वो होली एम्पायर के बंदे जो हैं, फिर से टॉपिक से भटक रहा हूँ मैं, वापस आता है टॉपिक पे। ग्लेंडा बोलती है कि उसको ज्यादा पेमेंट की जरूरत नहीं है, जब तक यहाँ पे रिमरू उसे खाने पीने के लिए रहने के लिए जगह दे रहा है तब तक ग्लेंडा सेटिस्फाइड है। रिमरू बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है और वो यहाँ पे सोई की तरफ देखता है। रिमरू सोई से बोलता है क्या तुम ग्लेंडा को यूज कर सकते हो। इसमें सोई बोलता है वेल मैं इसको यूज तो कर सकता हूँ क्योंकि ग्लेंडा के जो पावर्स है वो सोका से ज्यादा है और एट लास्ट अभी तो यहाँ पे डियाब्लो भी नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ ग्लेंडा को यूज करने के लिए। जिसके बाद ग्लेंडा की यहाँ पे जो फाइनल जगह होती है वो प्लेस हो जाती है या फिर कहो सोई के लिए काम करने वाला। वेल यहाँ पे एक छोटा सा फनी इंसिडेंट भी होता है, वो भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ। जब यहाँ पे रिमरू ने सोई के ऊपर डिपेंड होने का ट्राई करा तो ग्लेंडा अपने आप में यहाँ पे मुनमुनाने लग गई थी कि देखो कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, ये यहाँ का लीडर है और ये यही डिसीजन नहीं ले पा रहा। जिसपे रिमरू कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और अगर तुम्हें मेरे लिए सच में काम करना है ना तो मेरा ट्रस्ट जीतो। सबसे पहले मुझे सारी सीक्रेट्स के बारे में बताओ जो कि तुम्हें यहाँ पे मैरियाबेल के बारे में मालूम है। फिलहाल वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को रिमरू बताता है क्योंकि वहीं पे मीटिंग एंड हो गई थी तो अब वो ग्लेंडा से सारे सवाल तब पूछने वाला है जब वो लोग यहाँ पे डिनर करेंगे। रिमरू यहाँ पे ग्लेंडा और बाकी सबको यहाँ पे कैंटीन के अंदर ले आता है। रिमरू यहाँ पे ग्लेंडा से बताता है कि ये एक वुडन स्टिक है और इसके ऊपर तुम्हारा यहाँ पे नंबर लिखा है, जब ये नंबर कॉल करा जाए तो तुम अपने ऑर्डर लेने के लिए जा सकती हो और कुछ इस तरह से तुम यहाँ पे अपने ऑर्डर प्लेस भी कर सकती हो। वो साथ साथ में ये भी बताता है कि यहाँ पे काफी टाइप की मील्स होती हैं। बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल 3 मील्स होती हैं जो कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे शिफ्ट करते हुए खाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए यहाँ पे स्पेशल मील्स होती हैं जो कि बड़ी डिलीशियस होती हैं और उनमें से एक मील आज ये लोग खाने वाले हैं। वेल जो खाना होता है वो डाइनिंग टेबल पर लग जाता है और रिमरू यहाँ पे ग्लेंडा से सवाल और जवाब करने वाला होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ग्लेंडा के मुंह से पानी आ रहा है और उसकी आंखें देख के ऐसा लग रहा है कि उसने आज तक इतना डिलीशियस खाना कभी भी नहीं देखा। इसलिए रिमरू डिसाइड करता है कि सबसे पहले ग्लेंडा को खाना खा लेना चाहिए। फिलहाल खाना खा लेने के बाद रिमरू अपनी पूछताछ स्टार्ट करता है। वो पूछता है कि आखिर इस प्लान में कौन कौन शामिल है, कैसे कोई चीज हो रही है या फिर उन लोग का क्या प्लान है। जिसपे ग्लेंडा बताती है कि सबसे बड़ी इसमें जो पार्टीशन है वो और किसी का नहीं बल्कि 5 टॉप मेंबर्स ऑफ काउंसिल का है। वो 5 मेंबर्स जो कि इस काउंसिल को रन करते हैं, उनमें से ही ग्रैंडबेल है, मैरियाबेल है और बाकी सब भी हैं। ग्लेंडा बताती है कि उनमें से एक को तो रिमरू भी जानता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जोहेन है, जो कि यहाँ पे काउंसिल मीटिंग में जा रखा था जब रिमरू यहाँ पे काउंसिल के बीच में सारी चीजें डिस्कस कर रहा था। ग्लेंडा बताती है कि मैरियाबेल ने जोहेन को जानबूझ के फंसाया, उसने जानबूझ के ऐसा यहाँ पे बिहेव करा कि जोहेन को पकड़ लिया जाए और वो तुम्हारे बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाल पाए। रिमरू बोलता है इसका मतलब सच में मैरियाबेल काफी ज्यादा यहाँ पे इंटेलिजेंट है, उसने लिटरली अपने बेस्ट प्यादे को यहाँ पे रिस्क में डाल दिया ताकि वो मेरे बारे में जान पाए। सच में क्रेजी है। वेल ग्लेंडा यहाँ पे वो 5 मेंबर्स में से सबका नाम भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती है, जिसमें से पहला होता है सिंड्रे, दूसरा होता है किंग डोलन, तीसरा होता है ड्यूक जो कि यहाँ पे किंगडम ऑफ रोस्टिया से है और चौथा होता है अपना जोहेन। बाकी 5 के बारे में वो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बताती है।
है। वेल रेनबो सोच रहा होता है कि यार ये लोग ना मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मैं तो एक बहुत ही फ्रेंडली डीमन लॉर्ड हूँ और इन लोग के लिए मैं हेल्प भी करना चाहता हूँ। जिसपे यहाँ पे हिनाता, यहाँ पे ग्लेंडा और बाकी लोग भी काफी शॉक हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि काफी ऑब्वियस है कि आप यहाँ पे पूरे पूरे एम्पायर को अपने अंडर में लेना चाहते हो। रेनबो बोलता है क्या कहा, मैं सारे एम्पायर को अपने अंडर में लेना चाहता हूँ, कैसा मजाक कर रहे हो तुम लोगों को पता है ऐसा नहीं है। लेकिन सब लोग कहते हैं नहीं हमने तो ऐसा ही सोचा, क्योंकि आपके जितनी भी टेक्निक्स हैं उससे तो यही लगता है कि आप सबको अपने अंडर लेना चाहते हो। इस पे रेनबो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ उसे फ्रेंडली हो रहा था और सबको एक साथ जोड़ रहा था यार। ये सुनकर तो हिनाता भी शौक थी और वो कह रही थी एक सेकंड, ये मत कहना कि तुम ये सब अनकॉन्शियसली कर रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि ये सब आगे चल के कैसे इफेक्ट करने वाला है। रेनबो बोलता है तुम लोग क्या कह रहे हो वह, लेकिन जब वो ध्यान से सोचता है तो उसको समझ में आता है कि आखिर ये वो चीज है जो बाकी लोग उसके बारे में सोचते हैं। एक्चुअल में बाकी लोग यही सोचते हैं कि रेनबो यहाँ पे सारे एम्पायर को अपने अंडर लेना चाहता है, क्योंकि वो पावरफुल है, उसके पास अच्छा नेशन है, उसके पास दिमाग है, उसके पास टैलेंट्स है, क्या नहीं है रेनबो के पास। और इसीलिए जो किंगडम ऑफ काउंसिल है वो रेनबो को मारना चाहता था ताकि रेनबो यहाँ पे ऐसा कुछ भी ना कर पाए और सारे किंगडम जो है वो किंगडम ऑफ काउंसिल के अंडर ही यहाँ पे रह जाए। जब रेनबो को ये सब समझ में आता है तो वो कहता है वेल सोई अब मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे यूकी और मैरियाबेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो। रेनबो कहता है कि ध्यान रखना तुम यूकी या फिर मैरियाबेल के सामने ना जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन तुम निकालने की ट्राई करो। और जब हिनाता सुनती है कि यूकी क्यों, तो रेनबो कहता है अरे नहीं मैंने इसके सामने यूकी का नाम क्यों ले लिया। जिसके बाद रेनबो को एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। रेनबो यहाँ पे हिनाता को एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली में यूकी ही वो एक लौता बंदा है जिसको सबसे पहले रेनबो ने बताया था कि वो यहाँ पे रेनकार्नेट होके आया है। साथ साथ में उसने ये भी बताया था कि उसका रिलेशन शिज़ू के साथ क्या है और उसके सिवाय किसी और को इसके बारे में नहीं पता था। और अगर कोई बंदा है जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन ईस्टर एम्पायर को यहाँ पे बेच सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि यूकी ही है। और ये सब सुन के यहाँ पे हिनाता को भी समझ में आ जाता है कि सच में रेनबो बात तो सही कह रहा है। रेनबो साथ साथ में ये भी कहता है कि जब वो वर्ल्ड प्रोग्रेस में गया था ना तो उसने यहाँ पे क्लेमेंट के मुंह से सुना था किसी मास्टरमाइंड के बारे में। रेनबो कहता है कि डीमन लॉर्ड रॉय जो वहाँ पे था वो भी एक नकली डीमन लॉर्ड था मोस्ट प्रोबेबली। एंड यार यहाँ पे उसको साफ साफ लगता है कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड क्लेमेंट, लैपलेस और बाकी जितने भी छोटे मोटे बंदे हैं ना इन सब का यहाँ पे जो लीडर है वो और कोई नहीं बल्कि यूकी ही है। और ये सब सुनने के बाद भी हिनाता ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, जैसे वो यूकी और बाकी बंदों को काफी यहाँ पे हल्के में ले रही है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब यहाँ पे यूकी का नाम ग्लेंडा सुनती है तो वो कहती है एक सेकंड, क्या तुम उस यूकी की बात कर रहे हो जो कि यहाँ पे किंगडम ऑफ इंग्लिश में रहता है। जिसपे रेनबो कहता है हाँ क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसे जानती हो। जिसपे यहाँ पे ग्लेंडा यहाँ पे बहुत ही सरप्राइजिंग चीज कहती है, वो इन सबसे बताती कि यूकी तो एक्चुअली में मैरियाबेल के पूरे यहाँ पे मैनिपुलेशन के अंदर है और मैरियाबेल उसको यूज कर रही है। ये सुनने के बाद तो ये सबका मुंह यहाँ पे काफी शॉक में हो जाता है और सब लोग सच में सोचने लगते हैं कि शायद से ऐसा ही हो रहा होगा। और गाइस एक बार फिर से यहीं पे एपिसोड को एंड करते हैं। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।